अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाज़िया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, आज हम नजर डालेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे पर कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी जमात उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक आम तासुर यह भी है कि इमरान खान KPK में मजबूत पोजीशन बनाए हुए हैं। क्या यहाँ पर भी लोग बिरादरी, खानदानी और शख्सियात की बुनियाद पर वोट देंगे या फिर अपने इश्यूज को मद्देनजर रखेंगे? इस पर बात करेंगे कि KPK में कौन सी शख्सियत, कौन सी पार्टी आगे है। इसी हवाले से मुख्तलिफ नुमाइंदों से अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम नजर डालेंगे अपने सियासी कल्चर पर कि हम बतौर पाकिस्तानी अपने जज्बात का इजहार कैसे करते हैं, चाहे वो किसी अवामी इज्तिमा से खिताब हो या किसी मुखालिफ को ललकारना हो या अपनी सोच किसी पर वाज़े करनी हो। क्या है पाकिस्तान का सियासी कल्चर, क्या है हम सबकी सोच, आज हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हम आपको अपडेट करते चलेंगे। कराची में MQM ऑफिस के करीब बम धमाके का मुकदमा थाना तैमूरिया में दर्ज कर लिया गया है, जबकि धमाके के खिलाफ राबता कमेटी की कॉल पर यौम सोग मनाया जा रहा है। आज कराची में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे, तिजारती मराकिज और ट्रांसपोर्ट बंद है। मजीद इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे साद बुखारी से। साद बुखारी, क्या मंजरनामा पेश कर रहा है आज कराची, जहां पर यौम सोग मनाया जा रहा है MQM की कॉल पर? जी बिल्कुल पुरअमन यौम सोग का सिलसिला जारी है शहर कराची में। इस वक्त हम देख सकते हैं रात 12 बजे से अब तक कराची की सूरत हाल पुरअमन रही है। कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। गुज़िश्ता रोजी ऐलान के बाद से, क्योंकि ऐलान कर दिया गया था तमाम ताजिर इत्तेहाद और तंजीमों की जानिब से, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, तो हमने देखा है कि शहर की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। तालीमी इदारों का जहां तक ताल्लुक है तो स्कूल को बंद है, तमाम हमने देखा सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद है। पर्चे कल ही मुलतवी कर दिए गए थे, जिसके बायस तमाम तलबा को पहले ही से मालूम था कि पर्चे नहीं होंगे, लिहाजा कोई भी हमने देखा इम्तिहानी सेंटर्स पर कोई तालिब इल्म नहीं पहुंचे हैं। शहर कराची में ताहम कुछ अफराद जो दफातर जाने वाले हैं, हमने बस स्टॉप्स पर देखा कि वो मौजूद थे। उनको मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन कुछ रक्षा टैक्सी जो इक्का दुक्का चल रहे हैं वो उनमें सफर करके एक साथ अपने दफातर की जानिब रवाना हुए। अच्छा साथ ये बताएं कि MQM ने अपने इंतखाबी दफातर भी बंद करने का ऐलान किया। ये दफातर आज से बंद रहेंगे, कल से दोबारा से इंतखाबी मुहिम जो है उसका आगाज होगा वहां पर? जी बिल्कुल, MQM की जानिब से ऐलान किया गया है दफातर बंद करने का। ताहम ये बात अभी वाजे नहीं हो सकी है कब तक दफातर बंद रहेंगे। मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है कि ऐसी सूरत हाल में मजीद खतरात लाहक हैं और ऐसी सूरत हाल में लोग वोट देने के लिए भी नहीं निकल सकते, क्योंकि उनको भी खतरा हुआ, क्योंकि शहर कराची का अमन आए दिन बिगड़ता जा रहा है। तो अब ये दफातर कब खोले जाएंगे, इस हवाले से मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट की जानिब से यकीनी तौर पर मजीद ऐलानात किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि तमाम दफातर उन्होंने कल के ऐलान के बाद ही बंद कर दिए है, तो अब मुकम्मल तौर पर बंद है। और खदशा यही जाहिर किया गया था क्योंकि एक हमला हो चुका है, तो दहशतगर्दी के मजीद खदशात मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट की जानिब से जाहिर किए गए थे, लिहाजा तमाम बंद हैं। जी, MQM के कायद का भी ये कहना था कि ऐसी सूरत हाल में वोट डालने कौन निकलेगा। बहुत शुक्रिया साद बुखारी आपका। समी साहब कायद साहब, आपने कराची की सूरत हाल पर अक्सर अपने प्रोग्राम में बात भी करते रहते हैं। अब ऐसा सियासी मंजरनामा सिर्फ ऐसे हालात सिर्फ कराची में नहीं, हम बलूचिस्तान में भी बात करते हैं, KPK में भी बात करते हैं कि इलेक्शन मुतासिर होते हर जगह ही हमें नजर आते हैं। इस पर हम आगे चल के जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी आज की खबरें हमें जरूर बता दें। जी मैं पहले बात करूंगा, कल हमने बात की थी अंदरून सिंध की जो पॉवर्टी की एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनली। आज मैं बात करूंगा कि जो तकरीबन 61 सीट्स हैं उन पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग, उनमें 60 लोग एक एलीट जो फैमिलीज़ हैं वहाँ की, जो ये लोग कौन हैं, एक फैमिली से 3-3, 4-4 लोग, तो एक अजीब कंट्रास्ट बनता नजर आता है कि हम वो दुनिया देखते हैं जो एक आम आदमी की दुनिया है और एक हुक्मरानी की दुनिया है, इसमें कॉन्स्टेंटली वहाँ गुर्बत एक कांस्टेंट है, यहाँ पे हुक्मरानी में एक खास तबका कांस्टेंट है। इस पे हम बात करेंगे। और फिर जो हमारे फाइनेंस के मशीर हैं डॉक्टर शाहिद अमजद, उन्होंने बताया है कि वर्ल्ड बैंक हमें और IMF हमें कर्जा देने के लिए तैयार हो गया। $5 बिलियन हमें मिलेंगे, मगर ये कर्जा तब मिलेगा जब वो इन प्लेस होगी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो अब ये कर्जा इंडिया तो उन्होंने दे दिया और इसकी हमें ज़रूरत भी है, लेकिन इसकी फॉल आउट क्या होगी, इसमें जो वो रिफॉर्म्स कह रहे हैं वो रिफॉर्म्स क्या हैं। रिफॉर्म्स उनकी नज़र में तो यही है कि जनाब पैसे इकट्ठे करें और हमें सूद की जो हमारी तरसील है वो हो, मगर ये इस कर्जे की रकम कौन अदा करेगा? अवाम अदा करेंगे, उमरा तबके को टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स नेट वसी किया जाएगा, जो वादे हम पिछले 62 वर्षों से सुन रहे हैं। तो क्या माशी दुनिया होगी इस इलेक्शन के बाद और कैसे वो हमारी सियासत को मुतासर करेगी, मैं इस पर बात करूँगा। शाजिया, गुज़श्ता हफ्ते बॉस्टन में धमाके हुए थे, तो बाद में फिर एक मुलजम तो उनमें मारा गया, दूसरा उसका भाई पकड़ा गया, तो पता चला कि वो दोनों मुसलमान हैं, चेचन ओरिजिन के। फिर 2 दिन कबल कनाडा में
ये लॉ इन्फोर्समेंट ने बताया कि एक बड़ा मंसूबा तबाही का नाकाम बनाया, उसमें भी जो 2 बंदे उन्होंने नॉमिनेट किए वो भी मुसलमान थे, एक फ़लस्तीनी और एक टूनीसिया से। ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है इस पर आज नज़र डालेंगे, अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे कि यूरोप और अमेरिका में रहने वाले जो मुसलमान हैं उन पर इन वाक़यात का क्या फॉल आउट हुआ है, क्या फिर दोबारा वो मुसलमान अब उसी जद में आ गए हैं, वही सिचुएशन हो गई जो 9/11 के फ़ौरन बाद हुई थी। इस पर बात करेंगे, फिर आपको अपडेट देंगे क्योंकि जनरल इशफाक परवेज़ यानी ब्रसल्स में मुलाकातें कर रहे हैं। आज सदर हामिद करज़ई से भी उनकी मुलाकात है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है नेटो के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, जिसमें फिर पाकिस्तान से कहा गया है कि आप मिलिटेंट्स के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करें, ज़्यादा कार्रवाई करें, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो सकते। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे पर कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी जमात जो है वो सामने आएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि KPK में इमरान खान की जो पोजीशन है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे पेशावर से नासिर दावड़ हैं, बशीर आदिल हमें ज्वाइन करेंगे मर्दान से, सवाद से अनवर शाह होंगे हमारे साथ, बनू से अब्दुल सलाम और चाद सजदा से होंगे रियाजुल हक। सबसे पहले नासिर दावड़ से बात करते हैं। नासिर, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में ANP को निशाना बनाया गया जब वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम भी काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर हुई, हालात क्या है, सियासी मंजरनामा क्या है वहां पर इस वक्त? अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दूं। ये अच्छी बात आपसे शाजिया ने गुफ्तगू के लिए कही आगाज में। ज्यादा फोकस कीजिएगा पेशावर में जो कौमी असम्बली की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी और खास तौर पर वो NA1 जिसमें बलोर साहब का इमरान खान से मुकाबला है। देखिए, इस वक्त पेशावर में जो 4 कौमी असम्बली के नशीस्तें हैं, इसके अलावा 11 सूबाई असम्बली की नशीस्तें हैं। इस पर अगर हम बात करें तो NA1 जो है वो तो हाजी गुलाम बेलोर की ही हो सकती है, इमरान खान के साथ इसका मुकाबला है। लेकिन मैं बता दूं कि हाजी गुलाम बेलोर चूंकि एक बज़ात खुद भी एक इंतहाई पूरे अवामी नेशनल पार्टी में गैर मुतनाज़ा शख्सियत हाजी गुलाम बेलोर ही है, जो ये तो यकीनन बात है कि NA1 से वो जीतेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात है इसके साथ हाजी जो बशीर बेलोर है जो सीनियर मिनिस्टर थे और इस वक्त शहीद हो गए हैं, उसकी हमदर्दी भी वो ले रहे हैं इस सीट पर। तो यहाँ पर NA1 का जो मुकाबला है वो तो हाजी गुलाम बेलोर के हक में हो सकता है कि वो आ जाए। और साथ साथ मैं बता दूं कि NA2 भी इसके ऊपर अरबाब नजीबुल्लाह है, यहाँ पर भी मुकाबला तो होगा अरबाब आलमगीर के साथ। लेकिन मैं बता दूं कि इस वक्त जो नजर आ रहा है अरबाब नजीबुल्लाह जो अवामी नेशनल पार्टी के हैं वो भी चूंकि बाज बशीर बेलोर की हमदर्दियां भी लेंगे और साथ साथ उन्होंने काम भी किया है। जब वो गुज़श्ता इंतखाबात में वो फेल हो गए थे, इस दफा उन्होंने तैयारी की है। इसके अलावा जमात इस्लामी और PMLN के जो 2 हल्के हैं इसके उम्मीदवार भी मजबूत नजर आ रहे हैं। जी, NA3 में नासिर NA3 में तो झगड़ा साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनका मुकाबला है, तो वो नून सीट निकालेगी ये? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जो झगड़ा साहब हैं उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। इस वक्त जो हम देख रहे हैं जो कार्नर मीटिंग्स चल रहे हैं, छोटे छोटे जलसे कर रहे हैं देहातों की सतह पर, तो इस वक्त NA3 की भी पोजीशन मुस्लिम लीग नून के हैं। और इस तरह मुस्लिम लीग नून के पूरे अगर KP में भी हम बात कर लें तो ज्यादातर जो मंसेरा साइड है हमारा मंसेरा डिवीजन और इस तरह मलाकंड डिवीजन, यहाँ पर भी मंसेरा तो पहले से ही भी है जहां पर इसके मजबूत होल्ड है, स्ट्रांग होल्ड है PMLN का। अच्छा, नासिर, मैं NA4 में ये इतलात आ रही है कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम की पोजीशन जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन खासी बेहतर है यहाँ पर। GY का स्ट्रांग है और इसके साथ मद्दे मुकाबल जो है साबिर हुसैन आवान होगा, क्योंकि वो भी इस इलाके में ज्यादा स्ट्रांग है साबिर हुसैन साहब। और लेकिन ज्यादातर यहाँ पर GY का चांस ज्यादा है NA4 में। बहुत और भी है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये फरमाइए कि ANP जो लॉ एंड ऑर्डर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो सोशल फिगर्स हैं, उससे लगता है कि एक लूजर होगी।
तो ये अगर लूज करती है तो बेनिफिशियरी, जिस तरह हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार सूबे में पीटीआई ने खड़े किए हैं, तो लगता है आपको क्या मजमूई तौर पे लगता है कि गेन इस अनपॉपुलैरिटी जो पीपल्स पार्टी की और एएनपी की हुकूमत की बायस हुई है बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, तो गेन कौन करेगा? बड़ा गेन करने वाले कौन होंगे? जेयूआई होगी या पीपीपी होगी या मुस्लिम लीग नून होगी? मुस्लिम लीग नून और जेयूआई दोनों मिलके मतलब मुस्लिम लीग नून शायद ज्यादा स्ट्रांग हो पूरे सूबे में, और जेयूआई जो है वो भी इसके दूसरे नंबर पर शायद आ जाए। और इसके अलावा एएनपी पीपल पार्टी के लिए मसला जो है वो ये है कि वो कैंपेन नहीं कर सकते हैं, वो इज्तिमात नहीं कर सकते हैं, जलसे मुनाकिद नहीं कर सकते हैं, और वो टारगेट पर है। एएनपी के लिए मसला ये है कि वो अब इसकी जो लीडरान है वो घर से निकलते हुए भी टारगेट हो सकते हैं, और जब वो आ रहे हैं तो इसके लिए मसला होता है, और खासतौन जब जलसा होता है तो वो तो हमने देख लिया कि एएनपी वाले तो जलसे नहीं कर सकते हैं। इस तरह सूरत हाल पीपीपी का भी है जो इस वजह से खराब हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि नासिर, जो अभी मैंने आपसे बात सुनी है कि ये जो पेशावर के कौमी असम्बली के 4 हलके हैं, ये तो मुकाबला हमें पीपल्स पार्टी, एएनपी और मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम में नजर आया है। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान इन 4 में से कोई सीट जीत सकें, उनकी जमात। नहीं, जो पेशावर के 4 हलके हैं इसमें तहरीक इंसाफ का चांस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पर एएनपी 1-2 सीटों पर वो है, और इसके अलावा 2 सीटों के ऊपर पीएमएलएन जो इकबाल जफर जगला साहब है, और इसके अलावा जेयूआई के लोग भी हैं। अगर जेयूआई जीत न सकी तो जमात इस्लामी है इसके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर दावड़ आपका। बशीर आदिल से हम बात करते हैं, मर्दान से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बशीर, मर्दान के हलकों की सूरत हाल बताइए, और ख़ास तौर पर बशीर ये बताइए कि अमीर हैदर होती जो वज़ीर आला रहे 4-5 साल केपीके में, उनकी क्या पोजीशन है? क्या वो कौमी असम्बली की नशिस्त निकाल पाएंगे? जी शाजी और समी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। और यकीनन जो खैबर पुख्तनख्वा मर्दान दूसरा बड़ा शहर है और इसमें खैबर पुख्तनख्वा के साबिक वज़ीर आला का मुकाबला है। यकीनन पूरे मुल्क के नजरें जो है इस सीट पर होंगी, और ये कहा जाएगा कि यहाँ कांटे का मुकाबला जो है वो होगा। मर्दान NA9 का जो सीट है इस पर मुकाबला होगा अमीर हैदर खान होती का, और इसके साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा अहमद खान होती का जो इस सीट पर खड़े हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने खातून को शाजी औरंगजेब खैबर पुख्तनख्वा की साबिका सूबाई असेंबली की मेंबर है, वो खड़ी है, और साथ ही जेयूआई ने मौलाना शुजा मुल्क को खड़ा किया है। जिस तरह जो खैबर पुख्तनख्वा की सूरत हाल पर आप बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो सोनामी है तहरीक इंसाफ की वो नजर नहीं आती। हम फिगर के हिसाब से और हालात वाकयात को देखकर इसको साबित कर सकते हैं। मर्दान जो है वो पीपल्स पार्टी और एमपी की गढ़ है, और इसके साथ साथ मजहबी जमातों का भी काफी वोट बैंक है। अगर हम 2008 के नतीजे को देखें समी साहब, तो हमें अंदाजा होगा कि एएनपी ने सूबाई असेंबली की 3 नशिस्तें जीती थी, पीपल्स पार्टी ने 2 जीती थी, जेयूआई ने 1 नशिस्त जीती थी, और साथ साथ 2 और हल्के जो पीके 29 और 30 है उस पे भी पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। तो कुल मिला के 5 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीती थी, 3 नशिस्तें एनपी ने जीती थी और 1 जेयूआई ने। अगर कौमी असेंबली की हम बात कर ले शायद, तो पीपल्स पार्टी ने 2008 में 1 नशिस्त जीती थी, एनपी ने भी 1 जीती थी, और जेयूआई ने भी 1 नशिस्त जीती थी। अब अगर हम आते हैं इन इंतखाबात पर, जहां मैदान में कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें, हल्का NA9, NA10 और NA11, इसमें हुआ ये है कि यहाँ भी तहरीक इंसाफ से काफी गलतियां हुई, और खान खवानीन के साथ साथ अपनी रिश्तेदारियां भी टिकटों के हवाले से निभाई है, और कमजोर उम्मीदवारों को खड़ा करके मैं यहाँ एक लम्हे के लिए रोकूंगा आपको। ये तो गलती वो है जो हर पार्टी ने की है, सबके रिश्तेदार खड़े हैं, 3-3 टिकटें एक खानदान में पीपल्स पार्टी ने भी दी हैं, इसी तरह के मुस्लिम लीग ने भी दी हैं, तो ये तो ऐसी गलती नहीं जो करने में पीटीआई तनहा हो। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने अगर आप देख ले तो जानबूझकर कुछ गलतियां में नजर आ रही है। मसलन NA9 जो है अमीर हैदर खान होती का जो हल्का है, जहां उन्होंने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है, इसने सिरे से टिकट के लिए दरखास्त ही नहीं दी थी। नासिर खान उसका नाम है, और इसकी जान पहचान तक इस हल्के में नहीं है। जहां यहाँ जो जिनका उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, इसमें अब्दुल सलाम अफरीदी है और रियाज खान है जो वकील है, उन्होंने दरखास्तें दी है, लेकिन उनकी दरखास्तों पर कोई गौर नहीं हुआ, और छतरी से एक बंदा जो है उसको उतार
के ले आया गया। इस तरह हल्का NA11 जो है इसमें ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जिसका वो सीक्वेंस ही नहीं है। NA11 पर एक खानजादा खान है पीपल्स पार्टी, उनको पैदा देने के लिए जो पिशावर रीजन के सदर आतिफ खान इन तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने रिश्तेदार को पैदा देने के लिए एक कमजोर उम्मीदवार को खड़ा किया। वहाँ जो मैं आपकी बात समझ सका हूँ उसमें नजर ये आ रहा है कि आपके इलाके में स्वाबी में भी हमें ये नजर नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ कोई कामयाबी बड़ी हासिल कर सकेगी। यहाँ पर भी मुकाबला वही ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI और या जमात इस्लामी के दरमियान है। नहीं सभी साहब, ये 3 पार्टी यहाँ मुकाबले में होंगी। एक जो है ANP पीपल्स पार्टी और तीसरी पार्टी जो है JUI होगी। तमाम जितने भी सियासी जमातें वो सोलो फ्लाइट कर रही है, किसी इत्तेहाद नहीं है, सीट एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब सुनामी तूफान यहाँ पर मैदान में नजर नहीं आ रहा। सवात में बात करते हैं अनवर शाह से। अनवर, अभी हम बात कर रहे थे मैदान में, यहाँ पर PTI मजबूत बिल्कुल नजर नहीं आ रही, दूसरी पार्टीज में ज्यादा मुकाबला है। इस सवात में क्या सूरत हाल? और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या वो जो अमीर मुकाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो काफ को छोड़कर आए हैं, शांगला से उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन कैसी है? जी, सवात में कौमी असम्बली के 2 हलकों के लिए 40 जबकि सूबाई असम्बली के 7 हलकों के लिए 89 उम्मीदवार मध्य मुकाबले है। यानी सवात में इस बार टोटल 129 उम्मीदवारों के दरमियान ये टाकरा हो रहा है। तमाम उम्मीदवारों की तरफ से अवामी राबता मुहिम भी तेज कर दी गई है, जल्द से कार्नर मीटिंग्स भी हो रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सवात में सियासी वफादारियां जो है वो इस बार तब्दील हो रही है और इस वजह से सियासी सूरत हाल जो है वो खासी दिलचस्प भी हो रही है। इस दफा सवात में टिकटों की तकसीम पर सबसे ज्यादा इख्तिलाफात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आए हैं और उनके काफी ओहदेदार आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। PTI के ग्राफ के हवाले से अगर स्वाद को देखा जाए तो यहाँ यूथ की तरफ से उनका काफी वोट बैंक मौजूद है। यहाँ की अक्सरियत शहरों की नहीं बल्कि निजाम की तब्दीली चाहते हैं, इस वजह से यूथ जो है वो उनका साथ दे रही है। अगर 2002 के इलेक्शन का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर मजहबी जमातों के दरमियान इत्तेहाद के नतीजे में बनने वाली मुत्तहिदा मजलिस अमन ने अक्सरियती पार्टी की हैसियत से इंतखाबात जीत लिए थे, लेकिन 2002 में जब यहाँ हालात खराब हुई तो 2008 के इलेक्शन में सूबे में अमन के कयाम के वादे पर लोगों ने ANP को कामयाब किया। करप्शन के इल्जाम की वजह से ANP की कारकर्दगी इस बार शदीद मुतासिर है और वो तालिबान के अंडर अटैक भी है, तो यहाँ पर उनके कैंपेन जो है वो भी नजर नहीं आ रहा है। आम लोग ऊट उन जमातों को देते हैं सवात में जो उनके मसाइल हल करने में संजीदा होती है और इस अमल में मखसूस जमात की पिछली कारकर्दगी को अगर देखा जाए तो सवात में इलेक्शन के हवाले से बड़ी जलसे और जुलूसों का आगाज भी जो है वो तहरीक इंसाफ ही नहीं किया है, क्योंकि चंद हफ्ते पहले कराची ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था PTI की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान। ये बताइए इलेक्शन में कौन सी जमात जीतेगी? ये तो आपने बड़ी अच्छा एनालिसिस कर दिया। अब 11 मई को जो जीतेंगे बंदे वो कौन सी जमात के होंगे? जी, ये तो कहना कबल आज वक्त होगा, क्योंकि सवात में सियासी मैदान तो सज गया है, लेकिन जल्दों में लोगों की बड़ी तादाद जो होती है वो जीत तो इलेक्शन में जीत की जमानत नहीं होती, लेकिन इस बार सवात में मजहबी जमातों का जो है वो खासा असर हम देख रहे हैं कि वो होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर शाह आपका। बनू और चारसादा में भी बात करेंगे और यहाँ पर भी जानेंगे कि कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर खड़ी है। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का जो सियासी मंजरनामा है, मुख्तलिफ शहरों में हम सूरत हाल जान रहे थे कि किस शहर के किस हल्के में कौन सी पार्टी आगे नजर आ रही है। बनू में अब बात करेंगे। अब्दुल सलाम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब्दुल सलाम, यहाँ पर कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है यहाँ के हल्कों में? जी, बनू में सूरत हाल यह है कि यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो लीड कर रही है, इसलिए ये हल्का एक मजहबी हल्के पर ये हल्का जो है इसी हल्के से साबका वज़ीर आला जो है अकरम खान दुरानी वो भी इसी हल्के से इसका ताल्लुक था और उलमा इस्लाम से मौलाना फजल रहमान जो है वो भी इसी हल्के से जो है वो जीत चुके हैं। इससे कबल भी 2002 में भी यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम ये सीट जीत चुके हैं और इससे कबल जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनमें अगर हम जायजा लें
तो ज्यादातर जो है इस हल्के से जो NH-40 जिसे हम कहते हैं, पहले ये यहाँ से ज्यादातर जो है जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार। अच्छा, आपने ये बताइए कि जमीयत उलमा इस्लाम का फैक्टर तो अपनी जगह पे, अब ये जो एक नया फिनोमेना है इमरान खान का, तो क्या कुछ लोग आपको इमरान खान की कैंडिडेट्स को वोट देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सूरत हाल है उनकी? बिल्कुल, ये एक बनी है जिसका एक बनी है कि जहाँ जहाँ इमरान खान जाते हैं वहाँ पे जब जलसा करते हैं तो उसके बाद पोजीशन जो है वो थोड़ी सी तब्दील होती है। यहाँ बनों में भी जितने भी यंगर है, नौजवान है, उनकी तवज्जो जो है और उनका झुकाव जो है वो इमरान खान की PTI की तरफ ज्यादा है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये हल्का ऐसा है कि यहाँ से अकरम खान जो निराला रह चुके हैं, यहाँ पे उन्होंने काम भी किया है, तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल भी यह है कि यहाँ पर उसकी पोजीशन जो है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन एक बात साथ साथ कहता चलूं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने यहाँ जो टिकटों की तकसीम थी उस वजह से कुछ बंदे जो है वो नाराज हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम आपका। चारसदा में बात करते हैं रियाजुल हक से। रियाजुल हक, यहाँ की सूरत हाल के बारे में अपडेट करें। जी शाजिया, ये चारसदा में 4 सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। इनमें एक अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी शामिल है। जो इन पार्टियों की जानिब से रोजाना शमूलियती तकारीब और इंतखाबी जलसे भी मुनक़िद हो रहे हैं। चारसदा की NH-7 और PK-21 की बाज़ इलाकों में NP रहनुमाओं पर बम हमले हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि काजी हुसैन अहमद साहब के साहबजादे का बड़ा सख्त मुकाबला है, क्या वो जीतेंगे, हारेंगे, क्या बनेगा? वली खान, असफंदियार वली साहब का क्या बनेगा? फिर उसके अलावा आफ्ताब शेरपाव भी यहीं से उम्मीदवार हैं। अब उन्होंने कौमी वतन पार्टी बनाई है, शेरपाव ग्रुप तो खत्म हो गया। ये जो लोग हैं, ये इलेक्शन में इनकी क्या सूरत हाल है? जी, काजी हुसैन अहमद का वो जो इलाका है वो तो नौशहरा है। मैं असफंदियार वली खान और आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की बारे में बात करूंगा। असफंदियार वली खान के मुकाबले में ऐसी कोई अहम या नुमाया शख्सियत नहीं है NH-7 से, जिसकी वजह से ये नजर आ रहा है कि असफंदियार वली खान NH-7 पर सबसे मजबूत शख्सियत है। दूसरी जानिब NH-8 पर कौमी वतन पार्टी की मरकजी चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। तो कम अज कम चारसदा से कौमी असेंबली के हवाले से इंतखाबी पोजीशन वही नजर आ रही है जो 2008 में थी। और आफ्ताब अहमद खान शेरपाव के कौमी वतन पार्टी का इस बार JUI के साथ NH-7 की सतह पर सीट एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। तो इस सिलसिले में वो एक ऐसा नतीजा दे सकते हैं जो कि सबके लिए हैरान कुन हो। और इलाके के नौजवान क्या करेंगे? यहाँ पर तो ये खबरें आ रही हैं कि सारे का सारा नौजवान जो है KPK का वो PTI की तरफ जा रहा है, इमरान खान की तरफ जा रहा है। ये जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो चारसदा में बतौर मजमूई उनकी इंतखाबी जलसे या तकारीब नजर नहीं आ रही जितनी तवक्को की जा रही थी। चारसदा में NH-7 पर उनके फजल महमद खान है और NH-8 पर जानजेब खान डगी है। तो ये ऐसी शख्सियात है जो ऐसी नताइज नहीं दे सकती जिनकी तवक्को की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर असफंदियार वली खान और आफ्ताब अहमद खान शेरपाव बड़ी मजबूत शख्सियत है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे एक हिस्टोरिकल कंपैरिजन में अर्ज कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 70 में पूरा मीडिया, पूरी रियासत, पूरे साफी ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं, और याह्या खान को बताया गया था कि जी एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, लिहाजा आप रिगिंग ना करवाएं। इसलिए कहा जाता है कि वाहिद रिगिंग के बगैर जो इलेक्शन पाकिस्तान एक राय ये है वो था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सुनामी बन गए हैं, लेकिन मगर ये जो मीडिया पेंट कर रहा है, क्योंकि बाकी पार्टी तो डिस्क्रेडिटेड है। जो पार्टी JUI का जो मौलाना है उनके बारे में आप क्या राय रख सकते हैं? जिस तरीके से ANP ने गवर्नमेंट की वो भी आपके सामने है। और फिर जिस तरह से पीपल्स पार्टी का जो ये रहा, एक पूरी रियासत हम डिफॉल्ट के दाने पे आ गए हैं, और फिर करप्शन की जो कहानियां ज़बान ज़्यादा खास व आम है, तो फिर हमें ये लगता है ये उनका ये इंदिया है कि वो ही खामोश तरीके से शायद लोग उन्हें वोट डालें जैसे 70 में डाले गए थे। ये होगा या नहीं, मैं इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा, मगर बज़ाहिर यूं लगता है कि जैसे हमारा मीडिया खास तौर पे PTI को पीछे करने की कोशिश। अच्छा, इसमें जो नुमाइंदों से बात हो रही थी अभी, वो तो कोई किसी को आगे पीछे करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो ग्राउंड पे मौजूद हैं और वो बात कर रहे थे। लेकिन हर नुमाइंदे ने ये बात कही
कि जो नौजवान हैं किसी भी कंस्टिट्यूंसी के, वो उनका जो टिल्ट है वो इमरान खान की जानिब नजर आ रहा है। अब यही जो पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं उनका यही कहना है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है और जो नौजवान है, अगर इमरान खान अपने हमायतियों को इलेक्शन वाले दिन निकालने में कामयाब हुए, और कल उन्होंने जलसे में भी बार बार यही कह रहे थे नौजवानों से कि आप जाएं घरों में कैंपेन करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि लोग वोट डालने के लिए आएं। अगर वोटर्स टर्नआउट ज्यादा हो गया तो इस बात का इम्कान है कि जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, वो इसके बेनिफिशरी होंगे और वो इलेक्शन में हैरान कुन नताइज दे सकते हैं। सही, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हमारे सियासी कल्चर की कि कैसा है हमारा सियासी कल्चर। बतौर पाकिस्तानी हम अपने जज्बात का इजहार कैसे करते हैं, चाहे वो कोई अवाम इज्तिमा हो, किसी मुखालिफ को ललकारना हो, या कैसे अपनी सोच किसी पर मुसल्लत करनी हो। ये ट्रेंड, ये माइंडसेट अभी पहले तो जरा थोड़ा सा हमें कल्चर अगर आप दिखा सकती हैं, जो आपने हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी मेहनत की हुई थी, जी, वो अगर दिखा सके तो कल्चर हमारा क्या है, और जब कोई अवाम इज्तिमा होता है लोग अपने जज्बात का इजहार किस तरह करते हैं और सियासतदान खासतौर पर क्या करते हैं। प्लीज ये देखिए। करनी है तो ब्रेक वादा करो, अल्लाह का नाम लेकर नवाज शरीफ को वोट दो, जिम्मेदारी मेरी होगी पाकिस्तान को बनाएंगे, जिम्मेदारी मेरी होगी पाकिस्तान को बनाएंगे। नवाज शरीफ को वोट दो, जिम्मेदारी मेरी होगी पाकिस्तान को बनाएंगे, जिम्मेदारी मेरी होगी पाकिस्तान को बनाएंगे, जिम्मेदारी मेरी होगी पाकिस्तान को बनाएंगे। अब ये सिर्फ पहली तकरीर नहीं ना, ये शबाज, ये एक जज्बात का इजहार है। आप हमेशा 70 की बात करते हैं, 70s की बात करते हैं, तब के सियासतदानों में भी यही जज्बात और यही वलवला और यही रवैया होता है। मैं फिर वो ये मुझे बात याद आ जाती है, अदाकार नन्ना मरूम से किसी कहा गया पीटीवी में जब वो करते थे काम कि जी आज न्यूज कास्टर बीमार हो गया तो आप खबरें पढ़ दें, तो उसने कहा मैं पढ़ तो दूंगा मगर मानेगा कोई नहीं। लिहाजा जुल्फकार अली भुट्टो क्या कहा और ये क्या कहानी है। मगर मैं ये जो आप कल्चर की बात कर रही हैं इस पर मैं ये अर्ज करूंगा, जैसे कहा जाता है रूलिंग कल्चर इज कल्चर ऑफ द रूलिंग क्लास, तो जैसे आपका रूलिंग क्लास का कल्चर होता है वही आपकी टीवी की स्क्रीनों पे अखबार की सुर्खियों में मुनक्किस होता है और उसी को हम गालिब कल्चर समझते हैं। अभी मैं इसका भी जिक्र कर दूं कि ये जो अभी कल हम मरियम नवाज साहबा की फंक्शन में देख रहे थे कि लोग अच्छा, वो भी अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सके तो जो आम वर्कर जो हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं, कहीं खाने का बंदोबस्त हो तो वो किस तरह उस पर टूट पड़े, अगर वो दिखा सके तो। अब ये देखें, खाना जाया भी होता है, एक दूसरे से छीना झपटी भी की जाती है, सब्र नहीं है, वो एक इंसान सब्र कर लेता है कि सबको मिलेगा। ये क्या कल्चर है? ये जो इसमें थोड़ी सी अर्ज कर दूं, देखिए ये जो आप कहेंगे भूख है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ भूख तो है, भूख नहीं है इस मुल्क में, हर आदमी रजा हुआ है, हर आदमी भूख है, लेकिन ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये लोअर मिडिल क्लास के पार्टियों के करीबी लोग हैं। हाँ। ये मुस्लिम लीग नून के करीबी लोग हैं, ये रिफ्लेक्ट नहीं करते इस मुल्क के जो आम आदमी का जो कल्चर है वो बड़ा आला और ये मरीख से आए। मेरी अर्ज सुने ना, ये क्या मरीख से नहीं आए, ये फिर पाकिस्तान के 180 लोग ताहिर सादिक हैं, या वो तौकीर सादिक है, जो बाद में से ज्यादा ही होगा इस तरह। देखें 180 मिलियन लोग जो हैं वो सारे थीफ हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो इस मुल्क में रोटी पैदा करते हैं, गंदम पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, जो खुद नहीं खा सकते। और ये जो ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके टिकटों पे लड़ाई हो रही है, क्यों? क्योंकि टिकट जो है वो रोजगार बन गया है, सियासत आपने तिजारत बना दी। और फिर मैं ये कल्चर की बात, आप इस कल्चर को पाकिस्तान के अवाम का कल्चर ना कहें। और दूसरी मैं एक आखिरी बात कर दूं कि ये आपाधापी क्यों है, जहां महरूमी की नफ्सियात है, एक गुर्बत है। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर 10 लोगों की वैगन में आप 100 बंदे घुसेड़ देंगे तो क्या होगा? आपको वैगन बड़ी करनी पड़ेगी, निजाम बदलना पड़ेगा, एक आला निजाम, आला कल्चर पैदा करना है। सिर्फ एक बात करूं, चोरों चकारों के हवाले कर दें रियासत और सारे खजाने और फिर आला कल्चर ढूंढना शुरू कर दें और फिर अवाम को इल्जाम दें कि जी ये इनकी वजह से हो रहा है। अच्छा, सिर्फ एक बात करूंगा कि घर में 10, 15, 20 अफराद भी हो ना, खाना पकाओ तो कभी घर में इस तरह से लोग नहीं टूटते। तो ये जो बात करें वो भूखे होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं वो खाने पे टूटते। खैर ब्रेक के बाद करते हैं। ये लोग हैं जो आपके सियासतदानों के करीब हैं और ये आपका कल्चर है कि ये कैसे रवैया। और खासतौर पर एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुबीन अख्तर हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें हमारे सियासी कल्चर की, जिसमें सियासतदानों का रवैया भी शामिल है, आम लोगों का रवैया भी शामिल है। भी एक और फुटेज हम आपको दिखाएंगे जो कि वुकला की है, कि वुकला में खास तौर पर कुछ जो सब्र का पैमाना है, बर्दाश्त का मादा, वो बिल्कुल खत्म हो गया। प्लीज ये फुटेज प्ले कीजिए। तो ये तो बड़े सब्र वाले लोग दिखा रहे हैं। ये वो फुटेज है जो जब कल मुशर्रफ अदालत में पेशी के लिए जब पेश हुए तो मुशर्रफ के जो हामी थे और वहां जो इहाता अदालत में वुकला थे, उन दोनों के दरमियान, दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हो गई, गालिम गलोच हुआ। और वो जो मुशर्रफ के हामी थे वो कुछ वुकला की आंखों पर उन्होंने मिर्चें भी फेंकी, मिर्चें लाए हुए थे वो आंखों में फेंकने के लिए। एक दूसरे के साथ लाते, मुक्के और घूंसे कराए गए, गाली गलोच किया गया, एक दूसरे को मारा पीटा गया। ये कैसा रवैया है हमारी सोसाइटी का, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुबीन अख्तर। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं हमारे सियासी कल्चर की, हमारे खास तौर पर जो सियासतदानों का रवैया है, आम लोगों का रवैया है। जब कोई सियासतदान किसी जगह पर अवामी इज्तिमा से खिताब करने के लिए जाता है, वो जो उनका एक रवैया सख्त नजर आता है, आपका क्या मतलब है? वो सिर्फ जज्बात का इजहार होता है, इंसान की अपनी सोच होती है, उस वक्त नफ्सियात क्या होती है? सियासतदान में जब जाते हैं तो जाहिर है कि वो सियासतदान तो बात कुछ करते हैं और हम जब इख्तिदार में आते हैं तो अमल कुछ करते हैं। सियासतदानों का ये है कि आप खुद भी तरबियत याफ्ता नहीं है, जब भी उनको मौका मिलता है वो जाली डिग्रीज भी पेश करते हैं और बेईमानी और लूटमार भी करते हैं। और इसी तरह उनके फॉलोअर्स भी हैं कि उनकी भी वो कोई तरबियत नहीं करते, उनको भी सब बात दिखाते हैं और फिर उसके बारे में कुछ भी नहीं करते और नाउम्मीद करते हैं उन लोगों को। तो पूरा हमारा माशरा जो है वो तरबियत का फुकदान है उसमें। बचपन में भी जब माँ बाप तरबियत करते हैं बच्चों की तो उसमें प्यार मोहब्बत कम और मार पीट ज्यादा होती है, गुस्सा और डांट डपट और बच्चों की बात ना सुनना। बल्कि कोई बच्चा को अपनी बात कहे तो कहते हैं कि क्या हमारे सामने बोलते हो तुम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए इस बात में कोई रिश्ता है आपस में कि जब ये हुकूमत में जाते हैं ये खजाने पे पल पड़ते हैं, जब इनके जलसे होते हैं इनके वर्कर देगों पे पल पड़ते हैं, ये क्या कल्चर है? हाँ बिल्कुल, आप देखिए इसको छोड़िए, आप जब शादियों में आप देखिए जब जाते हैं, एक तो शादियों में जब वो बुलाते तो उसके 2-3 घंटे के बाद खाना पेश करते हैं, ये सारे भूख के मारे पागल हुए होते हैं, बच्चे बिलक रहे होते हैं और फिर जब टूटते हैं खाने के ऊपर तो प्लेटों में इतना भर लेते हैं कि वो फिर खत्म नहीं कर सकते उसको और खाना फेंकता है। तो ये पूरी आम, ये डॉक्टर साहब आपका कहने का, अगर मैं समझ पाया हूं तो आपका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि तरबियत जो घर से शुरू होती है, तरबियत का फुकदान जो है वो ये ऐसे रवैयों का बायस बनता है जिसमें हमें अदम बर्दाश्त नजर आती है। तरबियत का सिर्फ घर से नहीं, फिर पॉलिटिकल पार्टी भी तो तरबियत बिल्कुल नहीं करती। आप देखिए जमात इस्लामी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो किसी किस्म की तरबियत अपने कारकुनान की या अरकान की करती हो। लेकिन डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी की जो तरबियत है वो मैं तो खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में भुगत चुका हूँ, वो जो काम करते हैं खामोशी से अंदर लिटा के, वो भी कोई बड़ी अजीबो गरीबी तरबियत है। नहीं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, तो अडल्ट की बात कर रहा हूँ। इस्लामी जमीयत तलबा की आप बात कर रहे हैं, मैं तो अडल्ट जमात। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि जब ओवरऑल महरूमी हो, हर आदमी एक इनसिक्योरिटी का शिकार हो, हर शख्स यूं लगे जैसे गुर्बत से भागा हुआ है, एक केक जो है श्रिंक कर रहा हो, आबादियां बढ़ रही हो, निजाम लोगों को फैसिलिटेट ही ना कर पा रहा हो, तो फिर महरूमी की नफ्सियात में फिर इसी तरह की मजाहिरे ही सामने आते हैं। क्या कहेंगे आप? ये बात सही है बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि एक ये भी है कि इंसाफ भी अगर ना हो, खाने वाले को ये उम्मीद हो कि भाई अगर हम बैठे रहेंगे तो हमें सबको खाना मिलेगा, तो वो शायद बैठा भी रहे, मगर उसको पता है कि जो पहले धक्कम पेली करेगा उसको तो मिल जाएगा और बाकी महरूम रह जाएंगे, तो इससे और भी ज्यादा धक्कम पेली करते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मैं इसी में यही पॉइंट बनाना चाह रहा था कि जहां डर्थ है, जहां कमी है, इसकी जरूरत नहीं रही। वैसे मॉडर्न साइंस ने हमें ये उन औजारों से लैस कर दिया है कि हम इस केक को इतना बड़ा कर लें कि प्लेट के ऊपर हमला ना करना पड़े। लेकिन बात क्या है कि आप जो है 184 अरब रुपए लेके इधर भाग गया, आपके वसाइल जो हैं वो चंद लोगों के हाथ में। आप जिस तरह मैं अपनी स्टोरी पर भी आऊंगा कि दो कांस्टेंट हैं, एक कांस्टेंट आपकी गुर्बत है, दूसरा कांस्टेंट खास नौ के लोग जो आप पे मुसल्लत हैं। ये उनका कल्चर है, ये उनका कल्चर है, और ये खामोश अवाम जो है जिनको हम देखते नहीं, जिनको हम जानते नहीं, इस कल्चर को हम अवाम पे मुसल्लत न करें। 10 अप्रैल 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी, या यहाँ पे 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा
लाखों मिलियंस में लोग, आम और गरीब आदमी बाहर निकला था, एक गमला नहीं टूटा। किसने वो उन पर धमाके किसने किए थे? आवाम ने किए थे वो धमाके। तो आवाम का एक्सप्रेशन पॉलिटिकल हो या कुछ हो, वो बहुत ही पुरअमन होता है और किसी तब्दीली के लिए होता है। हाँ, ये जो इजाजत दे दें अब थोड़ा सा बोले। देखिए ये जो फैक्टर है ना इनका, कि एक एहसास से महरूमी, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, वो अपनी जगह पर एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज जहां पे भूख नहीं है, वहां पर किसी आदमी को मौका मिलता है तो वो भी कत्लो गारत और लूट लेता है। ये हमने न्यूयॉर्क में बिजली गई तो देखा, जो पकड़े गए बंदे बड़े बड़े अमीर बच्चे थे। लंदन में ये हुआ जब वहां पर जो लोगों ने स्टोर लूटे। ये बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है जो आपको अनलीश हो जाती है। उसको अगर प्रॉपर आपने तरबियत ना की, इसको लालच भी बोल सकते हैं। इसको आप, ये जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपने तरबियत दी हो तो भूखा आदमी भी इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार कर सकता है। जो काजी साहब ने बात है वो ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। मैं उसको आदमी को यकीन हो कि मुझे रोटी मिल जाएगी। और अमेरिका में जितनी इकोनॉमिक, ये अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं, अमेरिका में जितनी इकोनॉमिक सफोकेशन है कि एक गरीब आदमी के पास अगर $20,000 इकट्ठा हो जाए तो FBI मुतहरक हो जाती है, और ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हैं इस वक्त अमेरिका में। सबसे ज्यादा इसलिए अमेरिका में जो जुर्म है उसकी माशी वजूहात है, और वो इस पे हम अलग एक प्रोग्राम कर सकते हैं। बात यह है कि जहां, मुझे आप ये बताएं, कनाडा सोशल डेमोक्रेसी है, वहां जुर्म कम क्यों है? उसकी वजह यह है कि हेल्थ, हाउसिंग और आपकी सेहत, आपके बच्चों की तालीम आपको कम है। अमेरिका से कंपेयर कर लें, गलत बयानी ना करें, कंपेयर कर लें, निकाल के ले आते हैं। क्यों सोशल डेमोक्रेसीज में जुर्म कम है? और जहां ये जो नेकेड कैपिटलिज्म है, जहां पे न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है, अब जहां न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स आप लेके आए हैं, ये जो राइट्स हुए इंग्लैंड में, जो राइट्स हुए, ये थैचर की पॉलिसीज की वजह से हुए। पहले क्यों नहीं हुए? पहले बेसिक बड़े अमीर बच्चे थे, अमीर नहीं थे यार। पहले अब आप क्या बात कर, साहब मुझे बात कर ले। पहले बेसिक नेसेसिटीज सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर करती थी, जुर्म कम था। जब से ये टोनी ब्लेयर लेके आया और थैचर लेके आई है, जहां पे लोग देखते हैं कि मैं कंप्यूटर तो चला सकता हूं, लेकिन वो सामने पड़ा है क्या मैं करूं? हर प्रोग्राम में वही कैपिटलिज्म की बहस छेड़ देते हैं, अमेरिका का निजाम, कनाडा का निजाम। बात यह है कि वो फैक्टर्स अपनी जगह आप भी तो हर प्रोग्राम में जराइम पेशा लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, मैंने रोका कभी? ठीक, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आप अपनी बात कंक्लूड करें। ये सारा जो मामला है, ये तरबियत का फुकदान भी इसमें है, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ एक फैक्टर जो है वो कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है कि सिर्फ ये इसी वजह से ये काम हो रहा है। 0.2% सेहत पे खर्च करें और तालीम पे खर्च करें तो लोगों की तरबियत बैठे बैठे घर हो जाएगी। क्योंकि ये जो लूट मार करने वाले लोग होते हैं, आप वार ऑन टेरर को बताएं, बड़ी जरूरी है। तालीम से तरबियत देंगे ना, स्कूलों में तरबियत देंगे, कॉलेजों में तरबियत देंगे, लूट मार, फाटा में बम मारने से तरबियत देंगे, ड्रोन हमले करने से तरबियत देंगे। लूट मार करने वाले गरीब लोग नहीं होते कभी, वो ये ट्रेंड होते हैं लोग, और आकर वो मुख्तलिफ के लोगों के स्टूज होते हैं। गरीब आदमी बेचारा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लूटे जाके। सही, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।